Good morning, students. Today our topic is refraction. Reflection से next हम पढ़ते हैं refraction, जिसमें हम मीडियम का चेंज पढ़ेंगे. ओके, कैसे होता है और डेफिनेशन क्या है इसकी? इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम one medium to another medium. लाइट बैंड होगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी. अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी के होंगे तो ही ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा. देखो, बेंडिंग का मतलब ये है लाइट के प्रोपोगेशन में कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, इसलिए वो अपने पाथ से क्या होती है, बेंड होती है. ये बात मैं अभी लिटिल बिट प्रूफ भी करूंगा, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट प्रूफ है वो हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे. ओके, रे हमने उस दिन कैटेगराइज किया था ऑप्टिक्स को, फिर लास्ट में हमने जो ऑप्टिक्स का सेकंड पार्ट वेव ऑप्टिक्स डिफाइन किया था, जिसके अंदर हम इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन की बात कर रहे थे. वहाँ एग्जैक्ट प्रूफ करूंगा कि क्यों होती है बेंडिंग और कैसे हम प्रूव करते हैं इसको. फिलहाल हम लिटिल बिट मतलब टच, आपको फील तो आएगा कि हाँ बेंडिंग हुई है इसलिए हुई है, लेकिन एग्जैक्ट प्रूफ वहां मिलेगा. दूसरी चीज, ये वर्ड है जो ऑप्टिकल डेंसिटी, इसका मतलब ये है कि ये डेंसिटी नॉर्मल जो हम पढ़ते हैं वैसी डेंसिटी नहीं है जो मास अपॉन वॉल्यूम में पढ़ते हैं. इट इज ऑप्टिकल डेंसिटी, लाइट के रिलेशन में डेंसिटी है ये. लाइट को कोई मीडियम इजी फील होता है प्रोपगेशन के लिए, कोई मीडियम टफ फील होता है प्रोपगेशन के लिए. तो जो टफ मीडियम है उसमें उसे चलने में प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसको हम क्या कहेंगे, डेंसर मीडियम. विद रेस्पेक्ट टू, या किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, जो मोशन है किसका, लाइट का, उसके रेस्पेक्ट. ओके, तो ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं जो हम नॉर्मल डेंसिटी बोलते हैं और ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं. ऑप्टिकल डेंसिटी लाइट के रेस्पेक्ट में डिफाइन की जाती है. और एक बात और है कि कोई मीडियम रेयरर है और कोई मीडियम डेंसर है, ये भी आपका कंपैरेटिव है. कंपैरेटिव का मतलब क्या है कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरा मीडियम कैसा है. हो सकता है जिस मीडियम को आप डेंसर बोल रहे हो वो किसी और मीडियम के सामने कैसा फील होगा, रेयरर होगा. सो इट इज कंपैरेटिव टर्म. ओके, तो देखते हैं कैसे होता है. एक आप सरफेस लो जिसके ऊपर मैं लाइट फॉल करवाऊंगा. सपोज दिस इज लाइट, एक रे मैंने शो किया है, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल, एंड विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस. तो परपेंडिकुलर टू सरफेस आप यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो. जो आपके पास इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आई. अब यहाँ आपका जो मीडियम फर्स्ट है, मतलब जो ऊपर वाला मीडियम है, ये मैंने बोला मीडियम फर्स्ट, और जो डाउन है वो है बोला मीडियम सेकेंड. अब रे आपकी मीडियम सेकेंड में आएगी. ओके, अब इसका जो, अगर मैं ये देखूं कि मीडियम का रोल एक बार तो आप इग्नोर करो, तो ये रे कैसे जानी चाहिए थी, हमने पढ़ा हुआ ना, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन इस तरह जानी चाहिए. ओके, लेकिन ऐसा होता नहीं है. क्यों नहीं होता? क्योंकि आप जो लाइट है वो यहाँ जैसा फील कर रही है वैसा यहाँ फील नहीं कर रही है, बिकॉज मीडियम्स आर ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज. तो या तो आपकी लाइट जो रे है वो इस तरफ जाएगी और वो इस तरफ जाएगी. ये दो पाथ पॉसिबल हैं. या तो वो नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है, या तो वो नॉर्मल के पास आएगी या फिर वो नॉर्मल से दूर जाएगी. तो इसे बोलते हैं टुवर्ड्स नॉर्मल और इसे बोलते हैं अवे फ्रॉम नॉर्मल. एंड दिस विल डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ सेकंड मीडियम. इट मींस सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है. और जो मीडियम की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम डिफाइन कर पाएंगे कि लाइट किस तरफ बेंड होगी, वो नॉर्मल के पास आएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये सुना हुआ हमने. आज हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे फोकस करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझेंगे, क्योंकि आने वाले बहुत सारे लेक्चर्स में हम इस वर्ड का यूज करेंगे. ओके, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइंस द वे of light. Okay,
वो रास्ता क्या होगा लाइट का, वो कौन डिफाइन करेगा? इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब लाइट किसी इंटरफेस, ये इंटरफेस है दो मीडियम का बाउंड्री इंटरफेस, जब इंटरफेस को क्रॉस करेगी लाइट तो वो सब कुछ इस बात पे डिपेंड करेगा कि अगला जो नेक्स्ट मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ये मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जो डिफाइन करेगी लाइट के प्रोपगेशन को, कि वो कितना स्मूथ प्रोपगेशन होगा या कितना टफ प्रोपगेशन। ओके, एक बार देख लेते हैं वीडियो कैसा है। ठीक, क्लियर है बच्चों? तो टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सभी को पता है, रिप्रेजेंटेड बाय म्यू या फिर एन से भी लिखते हैं, और कई जगह हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये शॉर्टकट भी यूज करेंगे आर आई, तो आप समझ जाओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है। एंड दिस म्यू इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलो डेफिनेशन देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या है। ये हम 10th क्लास में पढ़ के आते हैं, सबसे पहले हमने 10th क्लास में सुना है इसको। तो म्यू इज वेलोसिटी ऑफ लाइट in vacuum or air divided by velocity of light in medium, किसी मीडियम। ऑब्वियसली मीडियम में वो वेलोसिटी तो नहीं होगी ना जो वैक्यूम में है उसकी, क्योंकि वैक्यूम में उसे डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं है। या एयर को भी हम कंपैरेटिव टू वैक्यूम ही मान लेते हैं कि हाँ एयर में भी वैसा ही बिहेवियर रहेगा जैसा वैक्यूम में है, हालांकि थोड़ा सा फर्क है, हाँ लेकिन इतना है कि जिसको मैं इजीली इग्नोर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर वैक्यूम या एयर लेते हैं तो यहाँ जो आपकी वेलोसिटी है वो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, और तुम्हें पता है मैक्सिमम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम c से, और किसी और मीडियम में c नहीं होगी तो क्या होगी? v होगी। तो कोई भी वेलोसिटी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा किस पे? उस मीडियम की प्रॉपर्टी पे। सो म्यू इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ c एंड v। ठीक है, यहां देखो ध्यान से, ये जो c है ये कांस्टेंट है, और जो ये v है ये आपका वेरी करेगा मीडियम टू मीडियम। ओके, पर मीडियम कैसा है, कौन सा मीडियम की बात कर रहे हो आप, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये c और v, तो अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी का रिलेशन देखो तो क्या बोलोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहां लाइट की वेलोसिटी कम होगी, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वहां लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? हम अगर बात करें तो किसका है? वैक्यूम या एयर का। तो अगर वहां देखोगे तो वहां वेलोसिटी c आएगी, तो c बाय c क्या आएगा? 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और वैक्यूम इज 1। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम नहीं हो सकता। कम होने का मतलब है डिनोमिनेटर बड़ा हो, और बड़ा डिनोमिनेटर का मतलब लाइट की वेलोसिटी से भी ज्यादा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये v कभी c को एक्सीड नहीं कर सकता, हेंस म्यू कभी भी 1 से लेस नहीं हो सकता। और 1 भी किसका है? एयर या वैक्यूम का है। सो ऑलवेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट मीडियम इज ग्रेटर देन 1। ओके, ये बात। दूसरी क्या है? एक एग्जांपल लेके चलते हैं। चलिए एग्जांपल उठाया मैंने, एग्जांपल है मेरा डायमंड। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों 2.4। ओके, या दूसरा एग्जांपल ले लो, मैंने यहाँ डायमंड डी लिखा है स्मॉल में, और मैं यहाँ डब्ल्यू लिखता हूँ, तो ये वाटर के लिए, वाटर का होता है 1.33। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। तो अगर आप डायमंड की बात करो तो डायमंड के लिए ये जो डेफिनेशन है जो मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन किया, मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी इज इक्वल टू c बाय v। c है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, एंड d v इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। ओके, मीडियम ऑफ कोर्स कैसा है हमारा? डायमंड है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका डिफाइन कर रहे हैं? डायमंड। तो यहां से v अगर आपसे पूछा गया है तो v क्या होगा? c बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। इसका मतलब ये हुआ c बाय 2.4। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड क्या है? 1 बाय 2.4 टाइम्स ऑफ 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड। ओके, अब वाटर के लिए अगर मैं v लिखूं
वेलोसिटी इन मीडियम डायमंड लिखा है मैंने ये। अब ये वाटर में आएगा, क्या आएगा? C बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखा है हमने? 1.33। इट मींस वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज 1 by 1.33 टाइम्स ऑफ 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, बड़ा मतलब क्लैरिटी आ रही है ना भाई। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के रेस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी होने वाली है, कहाँ? उस मीडियम में। ये कौन डिफाइन करेगा? उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मैं वेलोसिटी डिफाइन कर सकता हूँ। आप किसी भी मीडियम के लिए कर सकते, ग्लास के लिए लिख सकते, वेलोसिटी ऑफ ग्लास मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास विल बी C by 1.5। इट मींस 1 by 1.5 टाइम्स ऑफ 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इस तरह हम वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं किसी मीडियम, और अगर वेलोसिटी पता है तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी हमें इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की और फॉर्म पढ़नी है और इसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है कि किसके रेस्पेक्ट में हम डिफाइन करते हैं। लेकिन एक बात यहां ध्यान से देखो, आप यहां मैं लिख रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो ये जो डायमंड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का यहां डिफाइन किया हुआ है, ये किसके रेस्पेक्ट में है? किसके रेस्पेक्ट में है? एयर के रेस्पेक्ट में। जब कुछ नहीं लिखा होता है तो वो किसके रेस्पेक्ट में होता है? एयर के रेस्पेक्ट में। बिकॉज आप जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करने आए थे डायमंड का, तो आपने सबसे ऊपर क्या लिखा होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक है, जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का डिफाइन करने गए तो नीचे आपने वेलोसिटी ऑफ लाइट डायमंड में लिखी और वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम में लिखी। किसके रेस्पेक्ट में है ये? एयर के रेस्पेक्ट में। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये किसके रेस्पेक्ट में होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू लिखा किसका? डायमंड का। और यहाँ अगर कुछ नहीं लिखो और लिखना है तो ए लिखो। अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो ये अंडरस्टूड है वो एयर के रेस्पेक्ट। तो कहीं भी आपको कुछ वैल्यूज लिखनी मिलती हैं इस तरह की, म्यू डी या म्यू जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, या म्यू डब्ल्यू, और वो ग्लास भी कोई से अलग अलग टाइप के कुछ भी हो सकता है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है ये सभी किसके रेस्पेक्ट में है? एयर के रेस्पेक्ट में। ये अंडरस्टूड है। ओके, जहां नहीं लिखा मिलेगा वहां हम क्या समझेंगे? एयर का रेस्पेक्ट समझेंगे। सो नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये समझ आ गया कि जब आप ऐसे लिखा मिलेगा किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अंडरस्टूड है कि वो एयर के रेस्पेक्ट में हो। ओके, अब हम बात करते हैं कि किसी और मीडियम के रेस्पेक्ट में हो सकता है। तो मैं यहाँ दो मीडियम ले लेता हूँ। दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ1 और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ2। ओके, यहां से रे आती है, दिस इज नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रे आपकी इधर जाएगी, वो कहीं भी जा सकती है। माने अभी हमने बेंडिंग डिफाइन नहीं की है कि वो किस तरफ जाएगी, नॉर्मल के पास आ रही है या फिर दूर जा रही है, वो करेंगे। तो आप कहीं भी मान लो, उसको ड्रॉ कर दो, बस आप स्ट्रेट मत दिखाना, बिकॉज चेंजिंग तो होगा, बेंडिंग तो हो, उसका पाथ स्ट्रेट नहीं रहेगा। एंड दिस एंगल इज आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और रे इधर चली गई, ये है आपका नॉर्मल। ओके, तो मुझे अब यहां केस पढ़ना है, तो ये पढ़ना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, मैं इस मीडियम का रिफ्रैक्ट जहां जाती रहे हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करेंगे। ओके, यहां आ रही है, इस क्या है ये? μ2। लेकिन यहां जो μ1 है वो एयर नहीं, फर्स्ट मीडियम एयर नहीं। तो यहां जब आप μ2 डिफाइन करने जाओगे तो आप यहां पर किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हो? 1 के रेस्पेक्ट में। तो आप रिप्रेजेंट करोगे ये 1। ओके, तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या लिखोगे आप? डेफिनेशन लिखोगे वेलोसिटी ऑफ लाइट in medium 1 and divided by velocity of light in medium 2। बोलोगे ना ऐसे? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में अगर देखते हैं, so μ21 can be represented as μ2 over μ1। ठीक है, this is the representation μ2 over μ1। ये μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का, किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में। यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ क्या आएगा? अंडरस्टूड है, दिस इज एयर। ये है नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में।
और इनके आपको वैल्यूज पता होंगी क्योंकि एयर के रेस्पेक्ट में तो हमने हर मीडियम का डिफाइन कर रखा है। ये कॉम्बिनेशन मैंने तुम्हें बना के दिया है, ये नहीं पता, लेकिन डिफरेंट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हमें एयर के रेस्पेक्ट में सभी पहले से क्या है, प्री डिफाइंड है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू है वेलोसिटी लॉ ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, तो उसे मैंने v2 लिख दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब इसके लिए डेफिनेशन लगाओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, वो है v1। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? ये c by v2 into v1 by c which is v1 by v2। क्या ये वही है? तो हम किसी भी मीडियम के रेस्पेक्ट में भी अब क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने इसको क्या लिखा, μ21 इज एक्चुअली μ2 ओवर μ1 व्हिच इज अगेन इक्वल टू v1 ओवर v2। ओके, ये मैं एक फार्मूला बना रहा हूं, रिलेशन बना रहा हूं जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब इसमें एक और टर्म मुझे ऐड करना, बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। सभी को पता है इसके बारे में, रिप्रेजेंटेड बाय न्यू और एफ, ठीक है। क्या है फ्रीक्वेंसी? सबको पता ना डेफिनेशन, 1 सेकेंड में होने वाले साइकिल्स को क्या बोलते हैं हम? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये सोर्स की प्रॉपर्टी है। लाइट अगर मीडियम चेंज करती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। कौन से फैक्टर पे इफेक्ट पड़ता है? उसकी वेलोसिटी पे इफेक्ट पड़ता है, उसकी वेवलेंथ पे इफेक्ट पड़ता है। इट मींस फ्रीक्वेंसी एक तरह का ऐसी क्वांटिटी है जो प्रोपगेशन से कोई ताल्लुक नहीं रखती, मतलब कोई उसका रिलेशन नहीं है। सिर्फ रिलेशन किससे है? सोर्स से, बनाने वाले से। अगर बनाने वाला वही है, सेम है, बदल नहीं रहा, तो फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदलेगी। फर्क किस पे पड़ेगा? तो हमें ये पता है रिलेशन क्या है, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। या किसी मीडियम में अगर लाइट पहुंच जाती है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। अब मैं इसके लिए दो केस डिफाइन करूंगा, तो हमारे पास दो मीडियम है, एक में वेलोसिटी कितनी है? v1, दूसरे में क्या है? v2, ठीक है। तो दो केसेस के लिए वेलोसिटी डिफाइन करते हैं। चलो मैंने लिखा, पहले केस के लिए लिखो वेलोसिटी v1 क्या होगा? ν1 लैम्डा 1। फर्स्ट मीडियम में फ्रीक्वेंसी ν1, उसी में वेवलेंथ लैम्डा 1, वहां पर वेलोसिटी v1। सेकंड मीडियम के लिए लिखो v2 ν2 लैम्डा 2, सेकंड मीडियम में वेलोसिटी v2, फ्रीक्वेंसी ν2 एंड वेवलेंथ लैम्डा 2। लेकिन अभी हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी कैसी है? सेम रहे, तो इसको 1 और 2 लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं है ना। अब आपके पास v1 v2 की वैल्यू है, क्या मैं इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ? v1 की वैल्यू क्या आ रही है? न्यू लैम्डा 1 अपॉन न्यू लैम्डा 2। क्या कैंसिल हो गया न्यू? तो क्या आया? लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। अब आपका ये रिलेशन कंप्लीट हो गया है। तो हमारे पास रिलेशन क्या आया? ν21, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो वेवलेंथ है, वेलोसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अलग-अलग हम किसी भी एक मीडियम का दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत सिंपल सा है। मैंने बोला कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, कोई भी लाइट है उसकी वेवलेंथ मैंने ले ली 4800 एंगस्ट्रॉम। बता सकते हो इसका कलर क्या होगा? क्वेश्चन ये नहीं है, तो वैसे ही पूछ रहा हूं। इसका कलर बता सकते हो क्या होगा? लिक्विड में वेवलेंथ वेरी करती है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। तो जो कम वेवलेंथ है वायलेट 4 से 48, मतलब लगभग इंडिगो या ब्लू के करीब मिलेगा। या तो इंडिगो के कुछ ट्रेसेस होंगे, अदरवाइज ब्लू तो है ही है, ठीक है। वेवलेंथ इन एयर, तो वो एक इंडिगो या ब्लू लाइट आ रही है जिसका वेवलेंथ एयर में कितना है? 4800 एंगस्ट्रॉम है, और मैंने उसको एक मीडियम में क्रॉस करवाया, और वो मीडियम है आपका बच्चों डायमंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड सबको याद हो गया है, इट इज 2.4, ठीक है।
तो आपको बताना है, क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि अब वेवलेंथ ऑफ लाइट इन डायमंड कितना होगा। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन डायमंड क्या होगा? इट इज वेवलेंथ इन एयर, लाइट का वेवलेंथ एयर में ये दिया हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 दिया हुआ। डायमंड में जाने के बाद उसका वेवलेंथ क्या हो गया, क्योंकि हमें पता है वेवलेंथ वेरी करता है और हमें ये रेशियो भी पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या किसके बराबर है, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 के। तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका डिफाइन हो रहा है, डायमंड का, किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। तो ऊपर किसका आएगा वेवलेंथ, एयर का, और नीचे किसका आएगा, डायमंड का। सही है, नहीं समझ आया? ठीक है, निकालना क्या है, wavelength of light in diamond which is equal to wavelength of light in air upon refractive index of diamond with respect to air, और वो दिया हुआ है कितना है 2.4। तो आप बस यहाँ डिवाइड करना है आपको, 4800 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 2.4, पॉइंट हटाओगे क्या होगा, 0 ऊपर एक्स्ट्रा आएगा, ये हो जाएगा 48,000 अपॉन 24, कैंसिल करो किस पे, 2 पे, तो 2000। तो अब उस लाइट की वेवलेंथ डायमंड में पहुंचने के बाद 2000 एंगस्ट्रॉम हो गई है, जो कि कितनी थी एयर में, 4800 एंगस्ट्रॉम थी। मतलब 4800 एंगस्ट्रॉम वाली वेवलेंथ किसमें आ गई, 2000 एंगस्ट्रॉम में आ गई। ठीक है, आप इसी तरह वेलोसिटीज की रेशियो भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी की वैल्यू पूछी जाए वो बता दोगे, वेवलेंथ की वैल्यू पूछी जाए वो बता दोगे, किसी भी दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक के रेस्पेक्ट में वो बता दोगे। तो ये जो μ21 हम लिख रहे हैं, इसको अब डिफरेंट मीडियम के केसेस में एग्जांपल लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मतलब मैं दो मीडियम लूंगा, वाटर ग्लास, दो मीडियम ले लूंगा, ग्लास और डायमंड, या फिर वाटर एंड डायमंड। तो उसके लिए कैसे वैल्यू चेंज होती है वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम दो मीडियम लेते हैं और उन दो मीडियम से आगे अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या लिया मैंने, दो मीडियम लिए। तो पहला मीडियम है आपके पास, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर मीडियम वाटर है तो म्यू डब्ल्यू, और दूसरा आपके पास ग्लास, तो ये हो जाएगा म्यू जी। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब आपके पास ये एक इंटरफेस है, सपोज करो कि नीचे आपका ये ग्लास है और यहाँ हमने इस तरह का ऐसा टैंक बनवाया हुआ है कि ऊपर क्या है, वाटर फील्ड है, यहाँ वाटर है, नीचे ग्लास। तो रे ऑफ लाइट आती है यहाँ पर, तो ये होगा आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, और यहाँ से जो रे है वो आपकी बैंड हो जाएगी अपने पास से और ग्लास में एंटर कर जाएगी। तो अब जो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का डिफाइन करोगे वो किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करोगे, वाटर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि लाइट कहाँ से आ रही है, वाटर से आ रही है। हाँ, यहाँ पर दो इंटरफेस भी आप मान सकते हो, कुछ बच्चे यहाँ के लिए स्टडी करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रे किससे आ रही है, एयर से। यहाँ भी आप ऐसा देख सकते हो कैसे हो। ओके, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ फिलहाल, ये जो आपके पास ये नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ वाटर और ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर will be equal to, इसके बराबर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, इसके लिए डिफाइन करोगे तो क्या लिखोगे, c अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय c अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ वाटर, लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। यहाँ से डायरेक्ट हम बता सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ के और रिफ्रैक्शन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सब तो एक उस मेन प्रॉपर्टी के बारे में था जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, वो बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि अभी जो आप पढ़ने जा रहे हो रिफ्रैक्शन में, वो आप पढ़ोगे रिफ्रैक्शन के लॉज। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज, जो हमने रिफ्रैक्शन में पढ़ा था, क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in
सेम प्लेन, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट लॉ जो हमने रिफ्लेक्शन में भी सुना। सेकंड लॉ क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम पढ़ के आए हो उसको, सेकंड लॉ है स्नेल्स लॉ। सुना हुआ है? सभी जानते हैं इसके बारे में, है ना? सब जानते। चलो सब जानते हैं तो ये एक लाइट रे इंसिडेंट होती है। ऊपर है आपका मीडियम फर्स्ट और नीचे है आपका मीडियम सेकंड। ये आपका नॉर्मल है और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल है स्मॉल आई। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और रे आपकी दूसरे मीडियम में चली जाती है, नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है स्मॉल आर, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। स्नेल्स लॉ ने क्या कहा? स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग देखो इसको लिखने का तरीका क्या है वो हम बताएंगे, पहले डायरेक्ट फार्मूला देख लेते हैं। सो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का डिफाइन होगा? सेकंड का। किसके रेस्पेक्ट में? फर्स्ट के। ओके, तो सेकंड का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में क्या होता है? sin i अपॉन sin r। ये हम पढ़ के आए ना 10th स्टैंडर्ड में, हमने ये सुना हुआ है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के रेस्पेक्ट में मैं जो एंगल्स हैं उनकी रेशियो डिफाइन कर सकता हूं। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। देखो हमें जो पढ़ना है अब यहाँ इस क्लास में, हमें बहुत सारे ना ऐसे भी केसेस पढ़ने होंगे जब रे आपकी फर्स्ट से सेकंड में जाने की या सेकंड से फर्स्ट में जा रही हो और कुछ ना स्नेल्स लॉ लिखने में लिटिल बिट कंफ्यूजन हो जाता है। तो लिखने का तरीका क्या है वो देखो। आप हमेशा वैसे लिखोगे, कभी गलती नहीं होगी। आगे आने वाले टॉपिक्स में हम यूज करेंगे यही मेथड और कुछ भी गलत नहीं होगा। लिखना कैसे है? रे अभी कहाँ है, मतलब मैं ऐसे पूछूं अगर रे कहाँ है तो आपको मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलना है, μ1 में या μ2 में। तो रे कहाँ है अभी? μ1, तो लिखो μ1 इनटू एंगल बना रहा है इंसिडेंस एंगल I, तो उसको साइन के साथ लिखना है, तो इट इज साइन इक्वल टू कहाँ गया? μ2 इनटू वहां एंगल बनाया R, उसको साइन के साथ लिखो, इट इज साइन R। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ओके, ऐसे ही लिखेंगे हमारे पास। तो अभी आपको क्या करना है, ये μ1 को उधर भेजना है और sin r को इधर लाना है। तो यहाँ आ जाएगा sin i अपॉन sin r विच इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 और ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू, तो इसको हम लिखते हैं μ21। क्या यही है वो? ठीक है। अब मीडियम आपके कैसे भी बदले, अगर रे अंदर से जा रही होगी तो भी आप लिख सकते हो, बाहर से जा रही होगी तो भी आप लिख सकते हो। जहां इनिशिएट होती है रे, जहां से इंसिडेंट हो रही है, वहां का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ द एंगल इक्वल टू जहां जा रही है वहां का रिफ्रैक्टिव इनटू साइन ऑफ द एंगल। तो इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन एंगल आपके आई और आर से रिप्रेजेंट करके आप यहां रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है वो ये है, ये बेंडिंग किस तरफ हो रही है? ये बेंडिंग आपकी नॉर्मल के पास हो रही है या नॉर्मल से दूर हो रही है, इसका हम यहीं से प्रूफ निकालेंगे। एग्जैक्ट प्रूफ मैंने आपको पहले ही बताया, वेव ऑप्टिक्स में करेंगे। फिलहाल हम यहाँ से भी आपको फील देंगे कि कैसा बेंडिंग होगी मीडियम चेंज होने के बाद। अब आप ये देखो, यहाँ पर दो टर्म्स प्रोडक्ट हो रही है, μ1 एंड sin i, और यहाँ पर μ2 एंड sin i। जो हमें पहले से पता है वो ये पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज ग्रेटर देन फर्स्ट मीडियम, ये गिवन है आप। ठीक है। अभी मुझे ये नहीं पता है रे कहाँ जाएगी, तो मैं ये पोर्शन रब कर सकता हूँ। अब हम चेक करेंगे कहाँ जाएगा, लेकिन ये रेशो, एक रेशो तो पता होगी ना भाई, μ2 बड़ा है या μ1 बड़ा है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? μ2 इज ग्रेटर देन μ1। तो आपके पास ये वाली जो टर्म है μ2, ये आपको बड़ी दी हुई है, μ1 के रेस्पेक्ट में μ1 छोटी है। तो आप बताओ इक्वेट करने के लिए, इस इक्वालिटी को फॉलो करने के लिए क्या होना चाहिए? एक टर्म की रेशियो आपको दी हुई है तो दूसरे का रिलेशन आपको अंडरस्टूड है, क्या होगा? साइन आई की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए साइन आर की वैल्यू से, क्योंकि साइन आई एंगल के साथ इंक्रीज होता है और एंगल घटने के साथ डिक्रीज होता है, क्योंकि साइन 0 0 और साइन 90 1। इट मींस जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा आई बढ़ेगा, साइन आई भी बढ़ेगा। तो जब μ1 स्मॉल है तो sin i बड़ा होगा, तभी आप μ2 बड़ा है sin r छोटा होगा, तभी आप इक्वल लगा सकते हो। अगर μ2 बड़ा है और sin r भी बड़ा हो जाए तो क्या ये इक्वालिटी फॉलो होगी? नहीं हो सकती।
तो ये पता लग गया मुझे साइन आई बड़ा होगा और आर छोटा होगा। आई तो गिवन है, आई तो हमने पहले से ही बना रखा है। तो आर को छोटा होने के लिए आर किधर, मतलब रे किधर आएगी, नॉर्मल के पास बेंड होगी। इट मींस टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है ये बात। दूसरा केस और देख लेते हैं जिसमें एक नाउ हम जो हमने रिलेशन लिया उसको इन्वर्ट कर देते हैं। मतलब मैंने ये वैल्यू ली है μ1 इज ग्रेटर देन, रे आती है किसी एंगल पर, दिस इज नॉर्मल, दिस इज स्मॉल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इस केस में देखो क्या दिया हुआ है आपको, μ1 बड़ा दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू बड़ी दी है तो μ2 छोटा दिया है, तो आप बता सकते हो आई को क्या होना होगा, स्मॉल, और आर क्या होगा, लार्ज होगा, तभी ये इक्वालिटी फॉलो होगी। ओके, अब आर बड़ा कब हो सकता है, जब रे आपकी नॉर्मल से दूर बेंड होगी, तो जो रे का प्रोपगेशन है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, एंड दिस इज एंगल आर। और यहां आप लिखोगे क्या, मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब आपको बेंडिंग पता लगी भाई, टुवर्ड्स नॉर्मल कब होगी, जब आपका रिफ्रैक्टेड, जहां रिफ्लेक्शन हो रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले वाले मीडियम से क्या हो, ज्यादा हो। तो जब ज्यादा है तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उस मीडियम को मैं बोलूंगा डेंसर, और दूसरे पहले वाले को क्या बोलूंगा, रेयर। और यहाँ ऊपर वाला क्या हो जाएगा, डेंसर, और लोअर वन रेयरर। तो व्हेन रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, ray bends towards normal, and when refraction from denser to rarer, ray bends away from the normal. Okay, ये सब हमने कहां से फाइंड आउट किया, स्नेल्स लॉ से। तो स्नेल्स लॉ विद द बेसिक की ऑफ रिफ्रैक्शन, यही है वो बेसिक की, क्योंकि ये तो हमने रूल्स में फॉलो, मतलब इंक्लूड कर रखा है। ये रूल्स हैं किसके, रिफ्रैक्शन के। क्या, पहला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में, दूसरा क्या है, स्नेल्स लॉ। ओके, तो अब स्नेल्स लॉ को आगे बढ़ाते हैं और इसमें आवर टॉपिक, सो नाउ आवर टॉपिक इज लेटरल शिफ्ट। शिफ्ट क्यों बोल रहे हैं इसको, तो मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारे पास दो जगह, दो इंटरफेस दिखाई दे रहे हैं, एक है आपका एयर ग्लास और दूसरा है ग्लास एयर ग्लास, जहां रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो जहां रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां हम स्नेल्स लॉ बड़े आराम से लगा सकते हैं, तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो एट फर्स्ट इंटरफेस अप्लाई स्नेल्स लॉ। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए होगा, क्योंकि ये एयर है, ये ग्लास है, तो म्यू जी होगा, और अगेन म्यू ए होगा। ठीक है, तो आप लोगों को काम करना है, ये बहुत सिंपल है। देखो स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जहां रे है म्यू ए इनटू एंगल आई है, तो साइन के साथ लगा के लिखो, इक्वल लगाओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां रे जाती है इनटू वहां एंगल कितना बनाती है, साइन के साथ लिखो। ये हो गया आपका क्या, स्नेल्स। हमने ये लिख दिया। तो यहां मैं क्या करूंगा, साइन आई ओवर साइन आर की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, वो आएगी म्यू जी ओवर म्यू ए, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ सेकंड इंटरफेस, वहां स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। ये आ गया सेकंड इंटरफेस, यहां रे इंसिडेंट हो रही है। अब ध्यान से सुनना, रे इंसिडेंट हो रही है, एंगल बेशक आर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां मैं थीटा लिखूं, अल्फा लिखूं, बीटा लिखूं, गामा लिखूं, कुछ भी लिखूं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ये देखोगे रे आई और गई, इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्ट। ओके, तो यहां पर देखो सेकंड इंटरफेस पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेयर लाइट एग्जिस्ट्स कहां है अभी, ग्लास में, g इनटू साइन ऑफ द एंगल क्या है, r इक्वल टू कहां गई, a में कितना एंगल बनाया, e एंगल बनाया। मैंने बोला ये है एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, अब यहां आप क्या कर सकते हो, साइन r इंसिडेंट एंगल और नीचे इमर्जेंस एंगल का रेशियो निकालोगे तो ये आएगा म्यू a ओवर म्यू g, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो देखो यहां से एक बात सामने आती है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस का मल्टीप्लाई करवाऊं तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में मल्टीप्लाई होंगी और राइट हैंड साइड आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो यहां क्या होगा, ये होगा साइन आई ओवर साइन आर, साइन आई ओवर साइन आर इनटू
साइन आर ओवर साइन ई, ठीक है। राइट हैंड साइड भी इसी तरह मल्टीप्लाई करता हूं, ये है म्यू जी ओवर म्यू ए, म्यू जी ओवर म्यू ए इनटू म्यू ए ओवर म्यू जी, दिस इज म्यू ए ओवर म्यू जी। सब कुछ कैंसिल होके क्या आया? 1 आया। अगर ये 1 आया इसका मतलब क्या हुआ? यहां क्या हो रहा है? साइन आर कैंसिल हो रहा है, तो साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, इट मींस आई इज इक्वल टू ई। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो मतलब ये हुआ अगर आप इस वाली रे को आगे एक्सटेंड करते हो तो ये दोनों रे एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ओके, अब अगर ये पैरेलल होगी तो इन पैरेलल के बीच में मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं, एंड दिस इज कॉल्ड योर लेटरल शिफ्ट। अगर आप इसको नाम दो, दिस इज ए, दिस इज बी, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सी, सो दिस बीसी इज एक्चुअली लेटरल शिफ्ट। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। मैं यहाँ कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ, इस पॉइंट पे यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको बोला टी, और ये ग्लास स्लैब की थिकनेस तो आप इजीली मेजर कर सकते हो, इसको मैं यहाँ टी लिख रहा हूँ, आप ये BC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज योर होमवर्क, आप ये करोगे, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।